नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेज में। मेरा नाम है सचिन और आज हम 3 दिन की करंट अफेयर की क्लास को इस क्लास में करने वाले हैं। एक्चुअली आपकी लास्ट जो करंट अफेयर की क्लास हुई है वो आपकी 15 जुलाई को हुई थी। हमने 16, 17 और 18 जुलाई की क्लासेज जो हैं करंट अफेयर की नहीं कर पाए हैं, तो मैंने सोचा आपकी एक करंट अफेयर की क्लास कहीं छूट ना जाए, इसलिए मैंने इन 3 दिन की क्लास को एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो हम इस वीडियो को देखते हैं और इसमें अपनी करंट अफेयर की जो 3 दिन की क्लास है उसको कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम 16 जुलाई के बारे में बात करेंगे। 16 जुलाई को कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहली खबर है, भारतीय रेत कलाकार हैं एक सुदर्शन पटनायक। तो सुदर्शन पटनायक ने अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति कला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और ये चैंपियनशिप होती कहाँ पर है, तो 12 जुलाई को ये रूस में आयोजित की जाती है, जिसमें इन्होंने क्या किया कि रेत से भगवान जगन्नाथ के मंदिर का निर्माण किया और इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया। मतलब इस प्रतियोगिता में होता क्या है कि रेत पर आकृतियां बनाई जाती हैं, जैसे कि आपने देख रहे होंगे ये रेत पर कितना सुंदर आकृति बनाया गया है। अगर हम बात करें सुदर्शन पटनायक की अन्य उपलब्धियों की, तो इन्हें 2014 में भारत सरकार पद्मश्री से सम्मानित करती है। साथ ही इनको इटली में आयोजित एक चैंपियनशिप में इटालियन सैंड आर्ट अवार्ड 2019, क्या नाम है, इटालियन सैंड आर्ट अवार्ड 2019 जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। अगली खबर है, केपी शर्मा ओली ने 15 जुलाई को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो बात करें हम केपी शर्मा ओली की, तो इनका पूरा नाम है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली और ये पुष्प कमल दहल प्रचंड का स्थान लेंगे। मतलब इनसे पहले जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वो थे आपके पुष्प कमल दहल प्रचंड। इन्होंने हुआ क्या यहाँ पर कि 12 जून को पुष्प कमल दहल प्रचंड जो हैं प्रतिनिधि सभा में अपना विश्वास मत खो देते हैं। इसके बाद केपी शर्मा ओली को ये मौका मिल जाता है और ये अपनी पार्टी बना लेते हैं। तो हम बात करें यहाँ पर नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, आप सभी को पता ही होगा। वहीं यहाँ पर भारत के 5 राज्यों की सीमाएं नेपाल से मिलती हैं। भारत के 5 राज्यों की सीमाएं नेपाल से मिलती हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं उन्हें जान लेते हैं। तो देखिए, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड और तीसरा है बिहार, अगला है पश्चिम बंगाल और 5वां है सिक्किम। ठीक है, 5वां है सिक्किम। तो नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से मिलती है। साथ ही नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय। कौन है? गाय। अगर आपसे प्रश्न में ये पूछा जाता है कि निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है, तो वो है आपका नेपाल। यहाँ के राष्ट्रपति आपको पता ही हैं, रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं और हाल ही में यहाँ पर चौथी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है केपी शर्मा ओली ने। अगली खबर है कि पीएम मोदी 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बन गए हैं। मतलब अगर पूरे वर्ल्ड में वैश्विक नेताओं में कंपेयर करें कि सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स किसके हैं एक्स पर, तो वो हैं आपके बराक ओबामा। 131 मिलियन फॉलोअर्स इनके हैं। वैश्विक नेताओं की अगर हम बात करें टोटल वर्ल्ड में, सेकंड नंबर पे हैं नरेंद्र मोदी, इनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप 87.4 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब वैश्विक नेताओं की बात की गई है। वहीं अगर हम बात करें टॉप 10 फॉलोअर्स, तो वो हैं आपके एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क जो हैं इनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं एक्स पर। वहीं हमारे 7वें नंबर पर आ जाते हैं नरेंद्र मोदी टॉप 10 में अगर हम बात करें तो। अगली खबर है, सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को BSNL, जिसे हम भारत संचार निगम लिमिटेड क्या कहते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जैसे MD नियुक्त किया है। अभी BSNL काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि अन्य जो सिम की कंपनियां हैं, जो जैसे कि आपका वोडाफोन आइडिया हुआ, ठीक है, आपका एयरटेल हुआ, जियो हुआ, इन सभी ने अपने जो रिचार्ज के दाम हैं वो बढ़ा दिए हैं। तो लोगों का रुख BSNL की तरफ बढ़ रहा है।
इसी बीच में हुआ क्या है कि बीएसएनएल के नए एमडी नियुक्त किए गए हैं रॉबर्ट जे रवि। इनको काफ़ी अनुभव भी है बीएसएनएल में। अगर हम बात करें यहाँ पर तो कंपनी 4G और 5G तकनीक में बदलाव कर रही है। अक्टूबर से दिसंबर 2023 तिमाही तक बीएसएनएल ने 1569 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध घाटा दर्ज किया। मतलब बीएसएनएल जो है आपके घाटे में चल रही है। किस में चल रही है? घाटे में चल रही है। लेकिन पिछली खबर पर हम चलते हैं, सॉरी यही देख लेते हैं पहले कि बीएसएनएल की स्थापना कब होती है। ठीक है, बीएसएनएल इसकी स्थापना अगर हम बात करें, इसकी स्थापना होती है दोस्तों सन 2000 में। ठीक है, सन 2000 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर जो बीएसएनएल की सुविधा है वो आपके दिल्ली और मुंबई, ठीक है, दिल्ली और मुंबई में से एमटीएनएल के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? एमटीएनएल के रूप में दिल्ली और मुंबई में। बाकी देश में ये बीएसएनएल के रूप में सेवा प्रदान करता है। अब पिछली खबर में हमने कुछ अलग से जो खबरें हैं वो नहीं पढ़ी थी, अलग से जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं जानी थी, उसे जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि गूगल के संस्थापक कौन हैं। तो गूगल के संस्थापक हैं आपका लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। कौन है? सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। वहीं हम बात करें फेसबुक के, तो फेसबुक के आपके कौन है? आप सभी जानते हैं, वो हैं आपके मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, वहीं आपके इंस्टाग्राम की बात करें, इंस्टाग्राम सभी चलाते हैं, लेकिन इनके संस्थापक को भी जानना आवश्यक है। पूछा जा सकता है केविन सिस्ट्रोम, SYSTROM, केविन सिस्ट्रोम, ये इंस्टाग्राम के संस्थापक हैं। इंस्टाग्राम कब लाया गया था? 2010 में। ठीक है, तो हमने गूगल के देख लिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन तीनों के संस्थापक कौन हैं उनको जान लिया है। अब हम अगली खबर पर बढ़ते हैं जिसमें है कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन से संबंधित हैं, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने क्या किया है? विंबलडन 2024 के फाइनल में नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको हराकर अपना विंबलडन खिताब बरकरार रखा है। बात करें हम विंबलडन की, तो विंबलडन जो है दुनिया का सबसे पुराना टेनिस का टूर्नामेंट है और इसे सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसे 1877 में लंदन के विंबलडन में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित किया जाता है। 1877 से ही वहाँ आयोजित किया जाता है, इंग्लैंड के ऑल इंग्लैंड क्लब में। ठीक है, इसकी सबसे पहली लॉन टेनिस प्रतियोगिता जो हुई थी 9 जुलाई 1877 को हुई थी। और बात करें यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा सिंगल्स मुकाबले जीतने वाले खिलाड़ी हैं इस टूर्नामेंट में, वो हैं आपके रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं, जिन्होंने 8 बार विंबलडन खिताब जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने 28 जून को भारत को निम्न कार्बन ऊर्जा विकास में तेजी लाने में मदद करने के लिए दूसरे ऑपरेशन के लिए यहाँ पर $1.5 बिलियन के वित्त पोषण की मंजूरी दी है। मतलब वर्ल्ड बैंक जो है भारत को निम्न कार्बन ऊर्जा के विकास के लिए यहाँ पर $1.5 बिलियन देने के लिए एग्री हुआ है। इसका उद्देश्य है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक जीवंत बाजार के विकास को बढ़ावा देना, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाना एवं जारी रखना, ये इनके उद्देश्य हैं। अब हम जानते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है और विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। ठीक है, विश्व बैंक के CFO कौन है? अंशुला कांत, और विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। विश्व बैंक के संस्थापक जॉन मेनार्ड कीन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। ठीक है, ये आपके विश्व बैंक के संस्थापक हैं। तो विश्व बैंक ने इंडिया को एक तरीके से वित्त पोषण किया है $1.5 बिलियन का। अगली खबर है कि $97.6 बिलियन की संपत्ति के साथ फ्रैंको इस बेटनकोर्ट मेयर दुनिया की सबसे अमीर महिला हैं। तो ये जो हैं लॉरियल, आपने सुना ही होगा, कई सारे प्रोडक्ट यूज़ किए होंगे लॉरियल के। तो लॉरियल के जो संस्थापक हैं उनकी पोती हैं ये। कौन?
फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट, ठीक है। और इनका जो फैमिली है वो सौंदर्य प्रसाधन की जो दिग्गज कंपनियां उनके 1/3 से अधिक हिस्से की मालिक हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पर आपकी आती हैं फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स और उनका परिवार, जो कि लोरियल से संबंधित हैं। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर तो आपके हैं एलिस वाल्टन 78.5 अमेरिकी बिलियन डॉलर, ठीक है, जो कि वॉलमार्ट से संबंधित हैं। अगली खबर हम देखते हैं फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स, इनकी कुल संपत्ति 97.6 बिलियन डॉलर और इनके धन का स्रोत क्या है, लॉरियल। ये फ्रांस से संबंधित हैं। अगली खबर हम समझते हैं। इसी समय जो है दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की भी सूची आई है। तो इसमें टॉप 10 की सूची अगर हम देखें तो दुनिया में सबसे अधिक अमीर आदमियों की, ठीक है, अमीर व्यक्तियों की सूची में एलन मस्क का पहला नंबर आता है, जिनकी टोटल नेट वर्थ है 252 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। ये टेस्ला और स्पेस एक्स नामक जो कंपनियां हैं इन्हीं की हैं, एलन मस्क की। दूसरे नंबर पर आपके आते हैं जेफ बेजोस, ठीक है, ये अमेज़न के संस्थापक हैं। मार्क जुकरबर्ग यहाँ पर चौथे नंबर पर आते हैं, जो कि फेसबुक से संबंधित हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपने इसमें देखा कि पहले नंबर पर कौन आते हैं, वो आपके आते हैं एलन मस्क। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 20 से 24 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। क्या आयोजित किया जाएगा? फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, वेव्स कहते हैं जिसे, इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा 20 से 24 नवंबर के बीच में। इसी बीच भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव होता है जिसे हम कहते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ये भी उसी समय 20 से 28 नवंबर को गोवा में ही आयोजित किया जा रहा है। कैपिटल ऑफ गोवा, अगर हम बात करें, गोवा की राजधानी आपको पता ही है, पणजी है। और ये भारतीय संघ में कब मिला था गोवा? 19 दिसंबर 1961 को। गोवा की राजकीय पक्षी कौन है? तो फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, ठीक है, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। और गोवा में टोटल 2 जिले हैं। अब कुछ MCQs हैं, जैसे कि हाल ही में किस देश ने कोलंबिया को हराकर दूसरी बार कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती है? तो मतलब कोलंबिया को हराकर किस देश ने दूसरी बार कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती है? आपके ऑप्शन है अर्जेंटीना, पेरू, वेनेजुएला, चिली। तो यहाँ पर सही उत्तर है अर्जेंटीना, ठीक है। तो अर्जेंटीना ने मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में आयोजित फाइनल में कोलंबिया को हराकर अपना 16वां कोपा अमेरिका खिताब जीता है। अगला प्रश्न है 2024 में विंबलडन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो आपका ऑप्शन है कार्लोस अल्कराज। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। यहाँ पर आपके हैं रोजर फेडरर, ठीक है, रोजर फेडरर, जो कि आपके स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं। कहाँ से संबंधित हैं? स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं। नोवाक जोकोविच, जो कि आपके सर्बिया से संबंधित हैं, ठीक है। कार्लोस अल्कराज, जिन्होंने 2024 का विंबलडन टेबल टेनिस चैंपियनशिप को जीता है, वो आपके संबंधित हैं स्पेन से। कहाँ से संबंधित हैं? स्पेन से। कई बार होता क्या है कि एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ये खिलाड़ी किस देश से संबंधित हैं, ठीक है। मैक्स परसेल, ये आपके ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ये सभी जो हैं टेबल टेनिस प्लेयर हैं जितने भी हैं। तो यहाँ पर स्पेन के कार्लोस अल्कराज जो हैं, इन्होंने ये जीता है 2024 का विंबलडन अवार्ड। और चेक गणराज्य की बाराबोरा क्रेजियोवा ने 2024 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है। मतलब पुरुष एकल में बात करें हम तो कार्लोस अल्कराज, वहीं महिला एकल में क्रेजियोवा, ठीक है। अगली खबर देखते हैं। अगला जो MCQs है वो है आपका, हाल ही में खड़ग प्रसाद शर्मा ओली ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? वो है आपके नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। तो आपको इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपकी हिंट के लिए बता दूं कि इन्होंने चौथी बार, कौन सी बार? चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, ठीक है। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम देखते हैं 17 जुलाई 2024 की प्रमुख खबरें जो हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनको समझते हैं। तो इसमें पहली खबर आती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 96वां स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस 16 जुलाई को नई दिल्ली में मनाया जाता है। तो मतलब इसका स्थापना दिवस नई दिल्ली में मनाया गया। अब यहाँ पर हुआ क्या कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए एक यहाँ पर कार्यक्रम लॉन्च किया है, वो है आपका एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम। ठीक है, वहीं अगली बात करें हम ICAR की, तो ICAR जो है इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना होती है 16 जुलाई 1929 को। उस समय इसकी स्थापना जो हुई थी इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से हुई थी। कब हुई थी आपकी ये? 1929 में। ठीक है, आप सन याद रखना 1929। चलिए अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर है ICC वार्षिक सम्मेलन 2024। ICC वार्षिक सम्मेलन 2024, जैसे आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एक सम्मेलन होता है वर्ष में एक बार, तो ये जो है 2024 में श्रीलंका में होता है। ये कहाँ पर होता है? श्रीलंका में 22 जुलाई 2024 को ये होगा। ठीक है, 22 जुलाई 2024 को होगा और ये पहली बार है जब प्रतिष्ठित आयोजन एशियाई क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इससे होता क्या है कि वैश्विक मंच पर एशियाई क्रिकेट के बढ़ते महत्व को उजागर करता है। ICC के बारे में बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो आपके दुबई में पड़ता है। ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और इसके जो CEO हैं वो हैं आपके जोफ एलार्डिस और इसके अध्यक्ष की बात करें हम ग्रेग बार्कले। ठीक है, ICC के अध्यक्ष कौन हैं? ग्रेग बार्कले। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ग्रेग बार्कले का नाम पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान में रखना। अगली खबर पे बढ़ते हैं, वो है भारत में सितंबर में नागरिक विमानन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो देखिए, नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है भारत में 11 से 12 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कब किया जाएगा? 11 से 12 सितंबर को, जिसमें चीन, पाकिस्तान, ठीक है, इन समेत लगभग 40 कंट्रीज़ के प्रतिनिधि यहाँ पर भाग ले रहे हैं। साथ ही यहाँ पर भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन पर इसका जो पहला एशिया प्रशांत मंत्रिमंडलीय सम्मेलन जो हुआ था वो आपका 2018 बीजिंग, कहाँ पर? बीजिंग चीन में हुआ था पहला इसका सम्मेलन। अगली खबर है 16 जुलाई को जारी WHO यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में भारत में बच्चों के टीकाकरण की दर 2022 के मुकाबले कम रही है। मतलब WHO और यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा है उन्होंने कि साल 2023 में भारत में जो बच्चों के टीकाकरण होते हैं वो 2022 के मुकाबले इनकी जो दर है वो कम रही है। साथ ही यहाँ बताया गया है कि भारत उन देशों में शामिल है जहाँ शून्य खुराक पाने वाले बच्चों की संख्या सबसे कम है। शून्य खुराक का मतलब यहाँ पर ये है कि उनको एक भी डोज नहीं मिल पाती है। ठीक है, भारत के लगभग 16 लाख बच्चों को शून्य खुराक नहीं मिली है और ये नाइजीरिया के बाद दूसरे स्थान पर है। अगर इस रिपोर्ट की माने तो बड़ा बुरी स्थिति है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ की स्थापना जो होती है आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को होती है और इसके अध्यक्ष कौन हैं? इसके अध्यक्ष हैं आपके कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल यूनिसेफ के अध्यक्ष आपके हैं कैथरीन रसेल और इसकी स्थापना दिसंबर 1946 में होती है। इसका मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भी कहते हैं। यूनिसेफ को साल 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार, साल 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और साल 2006 में प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड मिला था। अब हम बात कर लेते हैं WHO की। तो WHO को देखिए, अब एक मिनट। WHO
WHO इसकी स्थापना होती है 1948 में। कब होती है? 7 अप्रैल 1948। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना होती है। इसका स्थापना और इसका जो मुख्यालय है वो है आपका जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। जेनेवा जो कि आपका स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। और भारत भी इसका सदस्य है। साथ ही अगर हम बात करें इसके महानिदेशक की, तो इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनोम घेब्रेयसस। ठीक है, इसके कौन है? ये महानिदेशक हैं। इसके महानिदेशक हैं WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनोम घेब्रेयसस। ठीक है, इनको 2017 में इलेक्ट किया गया था और 2022 तक इनका कार्यकाल था, लेकिन 2022 के बाद इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और वर्तमान में अभी ये वहाँ के महानिदेशक हैं। तो हमने WHO के बारे में जान लिया, यूनिसेफ के बारे में जान लिया, और साथ ही WHO यूनिसेफ की रिपोर्ट में समझ लिया कि भारत में बच्चों के टीकाकरण की दर 2022 के मुकाबले 2023 में कम रही है। अगली खबर है, 16 जुलाई को पॉल कागामे रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार चुने गए हैं। पॉल कागामे, ठीक है, तो कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? रवांडा के। इनको पहली बार जो है साल 2000 में देश के राष्ट्रपति चुना गया था। 2015 में इन्होंने संशोधन किया संविधान में और वहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 7 साल कर दिया था। रवांडा पूर्व मध्य अफ्रीका का एक देश है जो कि देश को हजारों पहाड़ियों और भूमि के रूप में जाना जाता है। यह उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र का हिस्सा है। इसकी राजधानी किगाली है और यहाँ की मुद्रा रवांडा फ्रैंक है। तो यहाँ की मुद्रा का नाम याद रखना, और राजधानी किगाली है रवांडा की, और यहाँ के अभी हाल ही में पॉल कागामे यहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। 17 जुलाई का इतिहास समझते हैं। तो 1948 में आज ही के दिन भारत में महिलाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा समेत अन्य जो सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती होने की पात्रता है वो इनको मिली थी। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि 1948 से पहले यहाँ पर महिलाओं को इन सेवाओं में भागीदारी करने का मौका नहीं दिया जाता था। इन पर केवल पुरुषों का ही एकाधिकार था। अब हम समझते हैं 18 जुलाई 2024 की करंट अफेयर को। हम 17 जुलाई की कर चुके हैं, तो 18 जुलाई करंट अफेयर को पढ़ते हैं। इसमें आपकी पहली खबर है कि केंद्र ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। साथ ही यहाँ पर जो NDA के सहयोगी दल हैं उनको भी इसमें शामिल किया है। नीति आयोग की बात करें हम तो यह केंद्र का सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। इससे पहले इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नीति की फुल फॉर्म क्या है? NITI। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आधार ये था, सहकारी संघवाद के साथ साथ अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के आधार पर इसको स्थापित किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर बॉटम अप दृष्टिकोण पर यहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। यहाँ पर बात करें नीति आयोग के 2 हब हैं। कितने हब हैं? 2 हब हैं इसके। एक है टीम इंडिया हब, एक है आपका टीम इंडिया हब, और दूसरा है, थोड़ा राइटिंग ख़राब है आप समझ लेना, दूसरा है ज्ञान और नवोन्मेष हब। ज्ञान और नवोन्मेष हब। तो नीति आयोग के यहाँ पर 2 हब हैं। तो टीम इंडिया हब क्या करता है? यहाँ पर केंद्र एवं राज्यों के बीच में ये इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। वहीं ज्ञान और नवोन्मेष हब जो है आपका एज ए थिंक टैंक वर्क करता है सरकार के लिए। अब हम यहाँ पे बात करें तो
तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं आपके प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि पदेन अध्यक्ष होते हैं। और यहाँ पर अभी यहाँ के उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, तो वो हैं आपके सुमन के बेरी। इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य भी बनाए गए हैं, जो हैं आपके वी.के. सारस्वत, जो कि इसरो के पूर्व महानिदेशक और वैज्ञानिक हैं, रमेश चंद्र हैं, डॉक्टर वी.के. पॉल हैं, अरविंद विरमानी हैं, जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इनको पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। साथ ही यहाँ पर अभी क्या किया गया है कि 15 अन्य केंद्रीय मंत्री भी शामिल किए गए हैं, जो कि एनडीए से सहयोगी गठबंधन जो हैं उनको भी इसमें स्थान दिया गया है। नीति आयोग में एक संचालन परिषद भी होती है, संचालन परिषद, जिसमें सभी राज्यों के सीएम और जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के यहाँ पर गवर्नर होते हैं। ठीक है, गवर्नर इसमें शामिल होते हैं। तो हमने संचालन परिषद समझ लिया केंद्र के जो नीति आयोग की। ठीक है, अगली खबर है आपकी विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2024, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 2024। ये प्रतिवर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की उत्पत्ति जो हुई थी आपकी रोम संविधि से होती है, जो कि 17 जुलाई 1998 को इसे अपनाया गया था। इसी संविधि के अनुसार आईसीसी की स्थापना हुई थी, जो कि पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो नरसंहार जैसे सबसे गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने में सक्षम है। तो ये कहाँ पर स्थापित है ये न्यायालय? तो ये है आपका हेग। आपने एक नाम सुना होगा हेग, HAGUE, हेग, जो कि आपकी नीदरलैंड में पड़ती है, नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड में आपका ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ पर है? आपका हेग, नीदरलैंड में है। अगली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जज नियुक्त किए गए हैं हाल ही में। तो वो हैं आपके न्यायमूर्ति N. कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति R. महादेवन। न्यायमूर्ति N. कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति R. महादेवन। और इस प्रकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल जजों की संख्या हो गई है वो आपकी हो गई है 34, जिसमें आपके मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। बात करें हम N. कोटेश्वर सिंह की, वो मणिपुर से संबंधित हैं और मणिपुर से सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाले वे पहले न्यायमूर्ति हैं और वे वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति महादेवन जो कि वर्तमान में मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। तो यहाँ पर मणिपुर से सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाले पहले न्यायाधीश आपके कौन हैं? N. कोटेश्वर सिंह। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली खबर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक नई उच्च गुणवत्ता वाली मलेरिया वैक्सीन आधिकारिक तौर पर अफ्रीका में शुरू की जा चुकी है। तो यहाँ पर किसने विकसित किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय दोनों ने मिलकर एक मलेरिया वैक्सीन निर्मित की है, जिसे हम कहते हैं R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन। इसको पिछले साल WHO ने अनुमोदित कर दिया था। इसमें एक है सहायक या एडजुवेंट, एक शब्द यूज किया जा रहा है यहाँ पर, सहायक, जैसे हम एडजुवेंट भी कहते हैं। किसी वैक्सीन में ऐसा घटक होता है जो संबंधित बीमारी से लड़ने में शरीर में सबसे लंबे समय तक जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है, इसको विकसित करता है। ठीक है, तो मतलब इम्यूनिटी बढ़ा देता है उस पर्टिकुलर वायरस से लड़ने के लिए। तो मैट्रिक्स M जो है वो आपका एडजुवेंट है। क्या है? मैट्रिक्स M एडजुवेंट है, जो कि सैपोनिन से प्राप्त होता है। और सैपोनिन क्या है? चिली में क्विलाजा सैपोनारिया वृक्ष की छाल में ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, सैपोनिन का ऐतिहासिक रूप से औषधि उपयोग किया जा रहा है। तो सैपोनिन जो है चिली में एक पेड़ पड़ता है क्विलाजा सैपोनारिया वृक्ष, इसकी छाल से इसको प्राप्त किया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया के बारे में जानते हैं। मलेरिया जो है परजीवी संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। तो ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर
मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है। प्लाज्मोडियम परजीवी की बात करें हम तो यहाँ पर 5 प्रजातियाँ उसकी पाई जाती हैं जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनती हैं। उनमें से एक है पी फाल्सीपेरम। पी फाल्सीपेरम सबसे घातक मलेरिया परजीवी है जो अफ्रीकी महाद्वीप पर सबसे अधिक प्रचलित है। मतलब अफ्रीकी महाद्वीप में मलेरिया की समस्या बहुत ज़्यादा व्यापक है। इसी को देखते हुए यहाँ वहाँ पर वैक्सीन की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, अब हम अगली खबर पे पहुँचते हैं। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का फरीदाबाद में उद्घाटन किया गया है। महामारी तैयारी नवाचार सूचकांक कोएलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन CEPI की पहली एशियाई प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन 16 जुलाई 2024 को फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। फरीदाबाद में है आपकी ब्रिक, ठीक है, जिसे हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, ठीक है, ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSI, जिसे हम कहते हैं ब्रिक THSI। इसमें एशिया की पहली और दुनिया की 9वीं प्रयोगशाला है जिसे महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। अब हम जान लेते हैं ब्रिक THSI के बारे में। तो इसकी स्थापना सन 2009 में की गई थी और ये भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसके अंतर्गत आता है आपका। CEPI की बात करें तो ये भविष्य की महामारियों के खिलाफ टीके विकसित करने के लिए 2017 में स्विट्जरलैंड के दावोस में महामारी तैयारी नवाचार सूचकांक गठबंधन की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन CEPI, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है कि भविष्य में जो भी महामारियां आएँ उनके लिए टीके विकसित करने के लिए। अगली खबर है कि उत्तराखंड में हरेला पर्व 2024 के साथ में सावन की शुरुआत हुई है। मतलब उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है सावन की शुरुआत के समय, जब सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो हरेला का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष मनाया गया आपका 16 जुलाई 2024 को, 16 जुलाई 2024 को। उत्तराखंड के साथ साथ यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में ये मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है, जिसमें कहा जाता है कि शिव और पार्वती के औपचारिक मिलन का स्मरण कराता है। अगली खबर है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश ने एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इंदौर ने क्या किया, यहाँ पर 14 जुलाई को, इंदौर ने 14 जुलाई को, जो कि हमारे इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, तो यहाँ पर 14 जुलाई को क्या किया है कि 11 लाख से ज़्यादा पौधे लगाकर 24 घंटे में एक टीम द्वारा, ठीक है, 24 घंटे में एक टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा पेड़ की श्रेणी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, 24 घंटे में उन्होंने 11 लाख से ज़्यादा पेड़ लगा दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसी समय इन्होंने एक कहा था कि एक पेड़ एक माँ, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है, थोड़ी गर्मी पड़ रही है, इस वजह से दिमाग भी थोड़ा काम नहीं करता है। एक पेड़ माँ के नाम की अभियान की शुरुआत किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस अभियान के तहत देश भर में करीब 140 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे और इसी के तहत यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार है, उसने यहाँ पर 11 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए हैं। अगली खबर है कि रॉबर्टा मैत्सोला पुनः यूरोपीय संसद की अध्यक्ष चुनी गई हैं। रॉबर्टा मैत्सोला फिर से यूरोपीय संसद की अध्यक्ष चुनी गई हैं। रॉबर्टा मैत्सोला यूरोपीय संसद की अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। तो कौन चुनी गई हैं, इनको आप याद रखना, रॉबर्टा मैत्सोला। एशियाई विकास बैंक ADB, इसने क्या किया है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान यहाँ पर इन्होंने लगाया है 7% रहेगा। ऐसा किसने कहा है? ADB ने। पिछले महीने की बात करें तो RBI ने अपने जो विकास का अनुमान है GDP का वो 7.2% कर दिया था, जबकि ये पहले अनुपात 7% था। अब हम बात कर लेते हैं ADB की। तो ADB की स्थापना आपकी होती है 1966 में, जिसका मुख्यालय है आपका मनीला, फिलीपींस। ठीक है, इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र से 67 सदस्य हैं और इस बैंक को बनाया गया था वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर। एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे बड़ी हिस्सेदारी अगर हम बात करें तो आपकी जापान की है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, याद रखना।
जापान की यहाँ पर सबसे ज़्यादा भागीदारी है, हिस्सेदारी है। उसके बाद आपका अमेरिका आता है 15.567% में, और चीन के बाद आता है आपका इंडिया, इसकी जो इसमें हिस्सेदारी है 5.812%। ठीक है, तो एडीबी समझ लिया हमने। इसका मुख्यालय आपका मनीला फिलीपींस में पड़ता है। अब कुछ एमसीक्यूज लगाते हैं, जिसमें है हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? तो इसके उपाध्यक्ष हैं आपके कौन हैं? अमिताभ कांत, सुमन के बेरी, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास। तो आपका सेकंड ऑप्शन ठीक है यहाँ पर, सुमन के बेरी। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? आपके विकल्प हैं गीता गोपीनाथ, एंटोनियो गुटेरेस और रॉबर्टा मैत्सोला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है रॉबर्टा मैत्सोला। तीसरा प्रश्न है, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री टेक्निकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, जयपुर, लखनऊ। इसका सही जवाब है फरीदाबाद। ठीक है, अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जिसमें आपके विकल्प हैं 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई। इसमें आपका मनाया जाता है 17 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। ठीक है, रोम संधि आपको याद आ रही होगी। ठीक है, अब हम 3 दिन की करंट अफेयर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं 19 जुलाई 2024 की करंट अफेयर की क्लास में। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं एक टारगेट रखा है 1000 सब्सक्राइबर का। 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद आप सभी को इन करंट अफेयर्स की क्लास की PDF कॉपी भी अवेलेबल हो जाएंगी, चाहे टेलीग्राम के माध्यम से, चाहे अन्य माध्यमों से। आपको जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसकी सारी की PDF कॉपी आपको मिल जाया करेगी, जिससे कि आपका समय बचत होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक अगली क्लास में 19 जुलाई 2024 की करंट अफेयर की क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।